हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री कंसेप्ट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रांसीसी क्रांति। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के विषय में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था, किस प्रकार से उसने अपनी अमिट छाप छोड़ी पूरे वर्ल्ड पर और किस प्रकार से मतलब फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके पीछे क्या क्या कारण थे। इन सब के बारे में आज हम गहराई से अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के पीछे एक कारण न होकर अनेक कारण थे। जैसे पहला था सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे। इसके अलावा जो फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि क्या रही थी, वहां से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किस प्रकार से हुआ था, इन सब बातों के बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के जो सबसे पहले प्रथम शासक थे वो थे लुई 14 जिन्होंने 1643 से लेकर 1715 ईस्वी तक शासन किया था। वो एक ऐसे अयोग्य शासक थे जो बिल्कुल भी जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करते थे, अत्यधिक केंद्रित थे, मतलब अपने आप में ही मस्त रहते थे, भोगविलास की जिंदगी जिया करते थे। वो हमेशा कहते थे कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। इन सब बातों से मतलब वो जनता की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते। इसके अलावा इसके बाद में जो शासक बने थे वो बने थे लुई 15 जो 1715 से लेकर 1774 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया था। वो भी सेम ऐसे ही थे, जनता की तरफ उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि जनता के लिए क्या कार्य किए जाएं। जनता उस शासक से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। इसके बाद जो अगले शासक बने वो थे लुई 16 वो शासक थे जो सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठे थे। मात्र 20 साल की उम्र में ही वो गद्दी पर बैठ चुके थे। गद्दी पर बैठे उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर जो राजकोष बिल्कुल खाली था। अब गद्दी पर बैठे जिस टाइम पर राजकोष बिल्कुल खाली था, 20 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई थी। शादी की गई थी ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी मैरी एंतोइनेट, जिनका नाम था, उनके साथ उनकी शादी कर दी गई। जैसा राजा था वैसी उनकी रानी मिली उनको। अब क्या था, राजकोष तो खाली था, गद्दी पर भी बैठ चुके थे ये, परंतु समय के साथ साथ क्या हुआ, मतलब इनके जो शौक थे वो बहुत ज्यादा बड़े थे, मतलब दरबार शौक बहुत ज्यादा बड़े थे और जो दरबार की शान और शौकत थी उसको बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरने दिया करते थे। उसके लिए इन्होंने फिजूल खर्ची शुरू कर दी थी। पहले से ही जब ये गद्दी पर बैठे थे तो उस टाइम के जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली हो चुका था, मतलब बिल्कुल खाली था। इसके अलावा इन्होंने मतलब फालतू की फिजूल खर्ची करनी शुरू कर दी थी। अब शुरू तो कर दी, इनके ऊपर क्या है, दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता चला गया। अब कर्जा क्या था, कर्जा मतलब 2 अरब लिब्रे के बराबर हो चुका था। लिब्रे क्या थे उस टाइम पर, फ्रांस की मुद्रा थी, जैसे अपने भारत की मुद्रा है, अदर कंट्रीज की मुद्रा है। इसके अलावा ऐसे ही उस टाइम पर फ्रांस की मुद्रा थी जिसको 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। यहाँ से हमेशा अक्सर क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की मुद्रा का नाम बताइए और उसको कब समाप्त किया गया था। उसको समाप्त तो कर दिया गया, राजकोष तो खाली था, दिन प्रतिदिन कर्जा भी बढ़ता जा रहा था। एक साइड तो ये कर्ज में डूबा हुआ था, दूसरी साइड क्या हो रहा था कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था। तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करने की कोशिश करी, इवन हेल्प की उसकी मदद की। फ्रांस ने अमेरिका को आर्थिक सहायता प्रदान करी। अब आर्थिक सहायता दी, कर्ज में पहले ही डूबा हुआ था, कर्जा और बढ़ गया। अब कर्जा क्या है, 12 अरब लिब्रे के बराबर हो गया। अब जो कर्जदार थे जिन्होंने कर्ज दिया हुआ था फ्रांस को, वो अपना कर्जा वापस मांगने लगे, या तो हमारी जो रकम थी हमें वापस लौटाई जाए या फिर कर्ज का 10% ब्याज के रूप में उनको दिया जाए। सम्राट था वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, सोचने लगा इतना सारा धन वो किस तरीके से मतलब दे। तो उसके माइंड में आया कि क्यों ना करो को बढ़ा दिया जाए। उस टाइम पर क्या था, कर बढ़ाने की सोच तो ली इस शासक ने, परंतु जो 18वीं शताब्दी में जो समाज था, उस टाइम पर जो समाज जो है 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहला स्टेट्स था कुलीन वर्ग, दूसरा था पादरी वर्ग और तीसरा था जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग ये 2 ऐसे वर्ग थे, ये तो कर देते ही नहीं थे। अब बच्चा कौन, थर्ड स्टेट। अब जो थर्ड जो जनसाधारण स्टेट था, उनसे ये दोनों जो वर्ग थे, पादरी भी और कुलीन भी, दोनों कर लिया करते थे। पादरी जैसे कि उसके नाम से ही, पादरी कहाँ रहते हैं, हमेशा चर्च में रहते हैं ना, तो चर्च के नाम पर मतलब धर्म के नाम पर धार्मिक कर लिया जाता था, जिसको टाइद कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि धर्म के नाम पर लिए जाने वाला कर्ज कौन सा है, वो है टाइद। दूसरा था, जो पहला था पादरी था, दूसरा था कुलीन वर्ग क्या है, ये सामंती कर लिया करते थे। सामंती कर भी ये 2 तरीके से लिया करते थे, पहला था प्रत्यक्ष और दूसरा था अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या था, प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट रूप से
जो मतलब सीधे ही सरकार को दिया जाता है, जो व्यक्ति विशेष पर लगाया जाता है। दूसरा था अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, कोई भी जो खाने की चीज़ जिसका हम प्रयोग करते हैं या फिर हम जिसको खरीदते हैं उस पर जो कर लगाया जाता है उसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अब क्या हुआ, जो अप्रत्यक्ष कर था वो जन साधारण वर्ग से लिया जाता था। जो अक्सर जो उस टाइम पर जो वर्ग था ना, जन साधारण वर्ग, उन पर जो कर लगाया जाता था वो नमक और तंबाकू पर लगाया जाता था। बेचारे क्या करें, जो दो वर्ग थे वो तो अपने आराम से रह रहे थे, क्योंकि उनको तो किसी बात की कोई टेंशन थी नहीं, ना तो वो कर देते थे, इवन वो कर वसूलते भी थे। महंगाई बढ़ने लगी, अब जो आम जनता थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि जिस टाइम लुई 15 का शासनकाल था, लुई 15 का शासनकाल था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, उसका जो शासनकाल था 1715 से लेकर 1774 ईस्वी तक रहा था। 1715 में जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 2.5 करोड़ थी, लेकिन 1774 में किसके काल में, लुई 16 के काल में वो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 2.8 करोड़ हो गई। अब क्या हुआ, जनसंख्या भी बढ़ रही है दिन पर दिन, महंगाई भी बढ़ती जा रही थी, उन इवन जनता के ऊपर कर भी लगाए जा रहे थे। जो आम जनता थी, महंगाई तो बढ़ रही थी, कर भी लगाए जा रहे थे, परंतु मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। आज भी उनको वेतन, जितना वेतन उनको पहले दिया जाता था, आज भी उनको उतना ही वेतन दिया जा रहा था। क्योंकि समाज था, फ्रांसीसी समाज था, उसकी 90% जो जनसंख्या थी वो किसान थे। किसान थे, उनकी खुद की जमीन नहीं थी। 60% जो जमींदार थे, उनकी जमीनों पर किसान मजदूरी किया करते थे। उनको तो जितना धन, जितनी मजदूरी जमींदार देते थे, उसी मजदूरी के द्वारा वो अपने घर का पालन पोषण किया करते थे। महंगाई बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन बढ़ी रही थी, बढ़ती जा रही थी। बेचारे किसान क्या करें, बेचारे मजदूर क्या करें, क्योंकि उनको तो वेतन था उतना ही मिल रहा था, उनकी मजदूरी थोड़ी बढ़ी थी। एक संकट पैदा हो गया, उस संकट को कहा जाता है जीविका संकट। जीविका संकट क्या होता है, जीविका संकट वो संकट होता है जो न्यूनतम साधन होते हैं ना, न्यूनतम जो हमारे जीने के जो साधन होते हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं, तो उसको जीविका संकट कहा जाता है। अब धीरे धीरे ये सब कुछ चल ही रहा था, एक साइड तो क्या है, जीविका संकट पैदा हो गया। उस टाइम पर जो उनकी जो खाने की चीजें थी उनको पाव रोटी कहा जाता था। अब पाव रोटी इतनी महंगी हो चुकी थी, बेचारे किसान कहाँ से उसको खरीद कर खाए। तो जनता क्या है, जनता में रोष पैदा हो गया, रोष पैदा हो गया। एक साइड रोष पैदा होता, जनता भड़क रही थी, दिन प्रतिदिन भड़कती जा रही थी। इसके अलावा दूसरी साइड क्या था, जो हमारा जीविका संकट पैदा हो गया था। जीविका संकट क्या होता है कि ऐसे न्यूनतम साधन जिनकी हमें जरूरत होती है वो खतरे में पड़ जाते हैं। अब क्या हुआ, दिन प्रतिदिन जो है जनता में रोष बढ़ता ही जा रहा था, तो वहां से एक वर्ग निकलकर सामने आया। उस वर्ग को मध्य वर्ग कहा जाता है। अब वो मध्य वर्ग कौन सा वर्ग था, मध्य वर्ग वो वर्ग था जो तीसरे जो स्टेट्स के लोग थे, उसमें जो अमीर पढ़े लिखे जो लोग थे उनको मध्य वर्ग का दर्जा दिया गया था। वो क्या थे, वो जो तीसरे वर्ग के जो लोग थे उनमें थोड़े से पैसे वाले लोग थे, वो अपना व्यापार किया करते थे। उस टाइम पर जो व्यापार था वो ऊन और रेशम का किया जाता था। उनको क्या है, वो जो समृद्ध समाज था उनको बेचा जाता था, उनको निर्यात किया जाता था, और इस तरीके से वो अपना व्यापार चला रहे थे। अब उनका मानना क्या था कि जो राजा है, राजा की जो शक्तियां हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। क्यों? क्योंकि जो शक्तियां हैं जो सभी जनता है उनको समान अवसर दिए जाएं, और जो समाज में जो हैसियत है वो उनकी योग्यता के अनुसार दी जानी चाहिए। उस टाइम पर 3 दार्शनिक हुए थे, 3 दार्शनिक तो हुए थे। उन 3 दार्शनिकों जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी बातों से भी प्रेरित हुए थे। जो 3 दार्शनिक थे, पहला था रूसो था, उसने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बारे में जोर दिया था। दूसरा था जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेस नामक बुक लिखी थी, जिस पर उसने कहा था कि जो राजा की शक्तियां हैं, जो देवीय शक्तियां हैं, उनका खंडन किया गया था। तीसरा जो था वो था मॉन्तेस्क्यू क्या था, उसने एक पुस्तक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, मतलब कानून ही आत्मा। उसने बताया गया था कि जो शासन है उसको 3 अंगों में विभाजित किया जाए, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और तीसरी थी न्यायपालिका। अब विधायिका क्या होती है, विधायिका होती है संसद, जिसके 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहा जाता है, निम्न सदन जिसको लोकसभा कहा जाता है। इन दोनों सदनों के बारे में हम आगे जब आएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब राजा ने सोचा, इनके ऊपर कर लगाने की बात शुरुआत की
कि भाई इनको ऊपर कर लगाए जाए, शुरुआत कर दी थी कि भाई करो, परंतु वो डायरेक्टली नहीं लगा सकता था। उसके लिए भी उसको एक कानून पास करना पड़ता था, एक सभा का आयोजन करना पड़ता था। वो सभा जो तीनों स्टेट्स के, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, पहला स्टेट्स था, पहला कौन सा था, पादरी वर्ग था, दूसरा था कुलीन और तीसरा था जनसाधारण वर्ग। इन तीनों स्टेट से अलग अलग प्रतिनिधि बुलाए जाते थे और इन प्रतिनिधियों की संख्या भी अलग अलग थी। मतलब पहले जो स्टेट्स था उसमें से 300 प्रतिनिधि आते थे, दूसरा स्टेट्स था उसमें से भी 300 प्रतिनिधि आते थे, और जो तीसरा स्टेट्स था उसमें से 600 प्रतिनिधि सभा में बुलाए जाते थे। अब जो तीनों स्टेट्स के जब प्रतिनिधि आते थे, एक सभा का आयोजन किया जाता था। अंतिम बार जो सभा बुलाई गई थी वो 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। क्वेश्चन आता है कि जो तीनों स्टेट्स की जो अंतिम सभा थी वो कब आयोजित की गई थी, तो वो आयोजित की गई थी 1614 ईस्वी में। परंतु जो लुई 16वां जो शासक था उसने जो सभा बुलाई थी वो बुलाई थी 5 जुलाई 1789 ईस्वी में। अब उसने सभा का आयोजन तो कर लिया, तीनों स्टेट्स के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन भेजा गया कि भाई तीनों सब एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। अब सभा के आयोजन के लिए तीनों स्टेट से प्रतिनिधि बुलाए गए। कितने कितने बुलाए गए थे, अभी बताया था कि पहले स्टेट से 300 बुलाए गए थे, दूसरे स्टेट से भी 300 बुलाए गए थे, और जो तीसरा स्टेट्स था उससे 600 प्रतिनिधि बुलाए गए थे। बुला लिए गए। अब राजा ने अपनी मांगे रखी। राजा ने कहा कि क्योंकि कर बढ़ाना चाहता था, राजा ने जो तीनों सभा का जो जनरल प्रतिनिधि होता था उसके सामने मांग रखी कि करों में बढ़ोतरी की जाए। जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उसमें क्या था, जो तीसरे वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे उनको शामिल किया जाता था। जो मजदूर, किसान और जो औरतें थी उनको तो सभा में मतलब बुलाया ही नहीं जाता था, वो आ ही नहीं सकते थे। तो राजा ने अपनी मांग रख दी कि करों में बढ़ोतरी की जाए। तो बढ़ोतरी तो कैसे होगी, उसके लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी देनी थी। अब अब तीनों स्टेट्स के अपने अपने प्रतिनिधि देते थे। पहले क्या था कि जो 300 मेंबर होते थे एक स्टेट्स में, उसका एक प्रतिनिधि यानी कि एक मत होता था। एक स्टेट से एक मत, तो तीनों स्टेट से कितने मत हुए, 3 मत हो गए। परंतु क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट कौन था, जनसाधारण वर्ग था, उसने कहा कि अब ये कानून है इसको समाप्त किया जाए और प्रति व्यक्ति प्रति वोट को लागू किया जाए। राजा को इनकी बात अच्छी नहीं लगी, वो सोचने लगा ये क्या कह रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने उनकी जो बातें थी वो नामंजूर कर दी। अब नामंजूर कर दी तो जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे वो भी नाराज़ हो गए। उस जो सभा जो हो रही थी उसको वो छोड़कर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट्स के कितने प्रतिनिधि थे उस टाइम पर, 600 प्रतिनिधि, मतलब 600 व्यक्ति थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने अपने बाहर आकर एक असेंबली का आयोजन कर दिया और उसको नाम दे दिया नेशनल असेंबली का नाम दे दिया। अब नेशनल असेंबली का नाम दिया तो क्या हुआ, नेशनल असेंबली का नाम दे दिया, नेशनल असेंबली चलती रही। नेशनल असेंबली के जो उस टाइम पर जो नेतृत्व कर रहे थे 2 व्यक्ति थे, एक तो था मिराबियो और दूसरा था आवेसीय। कौन थे, पहला था मिराबियो और दूसरा था आवेसीय। मिराबियो और आवेसीय दोनों व्यक्ति उसका नेतृत्व कर रहे थे। जो मिराबियो था वो पादरी वर्ग से संबंध रखता था और जो आवेसीय था वो कुलीन वर्ग से संबंध रखता था। परंतु वो जो थर्ड स्टेट्स के लोग जो कह रहे थे कि भाई सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए, प्रति व्यक्ति प्रति वोट का अधिकार सभी को दिया जाना चाहिए, वो इन बातों से बिल्कुल सहमत थे। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, इसी तरीके से ही होना चाहिए। अब क्या हुआ, जो महंगाई थी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो बढ़ते बढ़ते वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो जमाखोरी थे, जिन्होंने सामान को जमा करना शुरू कर दिया था, वो सामान को जमा करने में लगे हुए थे, परंतु हालात इतने बदतर हो चुके थे, जो बेचारे मज़दूर थे उनके पास खाने की भी चीज़ें नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो जमाखोर थे
जो गोदाम थे उनमें आग लगानी शुरू कर दी, वहाँ से लूट खसोट शुरू कर दी। अब लूट खसोट शुरू कर दी, जो लूट खसोट थी शुरुआत हो चुकी थी। अब राजा को भी जो जमींदार थे वो अपना प्लेस छोड़कर पड़ोसी देशों के पास चले गए थे, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि जो जनता है वो बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है। वो वहाँ से चले गए तो राजा को भी एहसास हुआ क्यों ना इनकी बातों को, जो इनका जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया जाए। तो जो नेशनल असेंबली थी उनकी बातों को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद उनकी बातों को स्वीकार कर लिया गया। ये स्वीकार कब किया गया था? ये किया गया था 4 अगस्त 1789 ईस्वी में। अब बातों को स्वीकार कर लिया गया तो वहाँ पर क्या था, एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। संवैधानिक राजतंत्र वो राजतंत्र था जिसमें सरकार का जो विभाजन था 3 अंगों में विभाजित किया जाए, 3 अंगों में उसका विभाजन किया जाए। पहला था विधायिका, दूसरा था कार्यपालिका और तीसरा था न्यायपालिका, जिसकी पुष्टि मैंने पहले बताई थी, मतलब जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। विधायिका क्या होती है? विधायिका होती है संसद, जिसके 2 सदन होते हैं, एक होता है ऊपरी सदन और एक होता है निचला सदन। ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, जो निचले वाला सदन होता है उसको लोकसभा कहा जाता है। दूसरा है न्यायपालिका, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है कि कानून का पालन करना और खुद भी कानून का पालन करना और दूसरों से करवाना। यदि कोई व्यक्ति नहीं करता था तो उसको दंड दिया जाता था। तीसरा था कार्यपालिका। कार्यपालिका में 2 व्यक्ति प्रमुख होते थे, एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति। इनकी एक मंत्रियों की परिषद भी होती थी, लेकिन सबसे जो मेन केंद्र था, जो जिसके पास शक्तियाँ होती थी, वो राष्ट्रपति ही होता था। इस तरीके से फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। राजतंत्र की स्थापना हो गई। जो राजा था उसकी जो शक्तियाँ थी वो सीमित कर दी गई। हमने देखा कि आज फ्रांस का जो समाज था वो किस तरीके से था। फ्रांस का जो समाज कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। जो वर्ग थे उनकी अपनी अलग अलग शक्तियाँ थीं, जो किस प्रकार से मतलब जो आम जनता थी उन पर कर लगाए जा रहे थे। अगले वीडियो में हम गणतंत्र राज्य के विषय में पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से फ्रांस में गणतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।